जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल के सामने बढ़ती महंगाई के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 23 मार्च को जन जागृति सभा का आयोजन किया गया। बढ़ती महंगाई के विरोध में आयोजित जन जागृति सभा को संबोधित करते हुए बसपा नेताओं ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, परंतु महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिससे हर वर्ग परेशान है, परंतु सरकार को कोई चिंता नहीं है और लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किए। उन्होंने भी जनता का शोषण करते रहे और वर्तमान में भाजपा सरकार भी यही कर रही है। वर्तमान में महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, परंतु सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि हर वर्ष 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वर्तमान में रोजगार नहीं मिलने के कारण सबसे अधिक बेरोजगारी भारत देश में है। साथ ही यह भी कहा गया कि लंबे समय से अन्य पिछड़ा वर्ग को 52% का आरक्षण देने की मांग की जा रही है, परंतु सरकार ध्यान नहीं दे रही है। समस्या से जूझ रहे ग्रामीण जन, ये पीएम आवास की योजना हो, इस पीएम आवास की योजना में कैसा भेदभाव देश की सरकार कर रही है और लक्ष्य कब निर्धारित हुआ, उसका एस्टीमेट कब का है। आज की तारीख में वर्तमान में भी वही राशि चल रही है, वही एस्टीमेट चल रहा है। तो हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, तमाम हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, आपके तक बात पहुंचाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि 2015 और 16 में प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य का निर्धारण होता है और 1,50,000 रुपए जो है हितग्राही के खाते में आते हैं, ऐसा प्रोपोगंडा करके सरकार ने बताना शुरू किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी स्तर से लेकर परियोजना अधिकारी तक इन दिनों अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिस कारण सारी की सारी योजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। इसी कड़ी में 23 मार्च को ICDS परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ के द्वारा बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और अपनी परेशानी बताई गई। पर्यवेक्षक संघ की जिला अध्यक्ष लता वर्मा ने बताया कि वेतन विसंगति दूर करने की मांग शासन से की जा रही है। वे लोग 1987 में पर्यवेक्षक पद पर विभाग में भर्ती हुए थे। इस दौरान पंचायत इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर कर बराबर वेतनमान था। वर्तमान समय में वे लोग 4200 ग्रेड पे ले रहे हैं और आज भी महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षक महज 2400 रुपये के ग्रेड पे काम कर रही है। ये डिमांड है हम लोगों की कि वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, क्योंकि जब हम लोग सब 1987 में लगे थे तब हम लोगों का पंचायत इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, उद्योग इंस्पेक्टर के बराबर वेतनमान था। आज वो लोग 4200 का ग्रेड पे ले रहे हैं और हम लोगों का 2400 का ग्रेड पे कर दिया है। तो एक तरफ तो विभाग महिला सशक्तिकरण की बात करता है, दूसरी तरफ महिलाओं का वेतनमान एकदम पीछे कर दिया है। दूसरी चीज़, हम लोग 35 साल की सेवा कर चुके हैं, अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया है।
यही नहीं, जिला अध्यक्ष श्रीमती वर्मा बताती है कि शासन के द्वारा आगामी दिनों में महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी की भर्ती करने की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान समस्त पर्यवेक्षकों की यही मांग है कि उन्हें पदोन्नति दी जाए, जिससे शासन पर वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। बीते 12 वर्षों से संविदा पर पर्यवेक्षक काम कर रही है, ऐसे में उन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि वे स्वयं व्यापम की परीक्षा पास कर विभाग में सेवाएं दे रही है। तो हम लोग शासन से कहना चाह रहे हैं कि पीएससी से अभी भी अगले पद की परियोजना अधिकारी पद की भर्ती बंद की जाए और हम लोगों को प्रमोशन दिया जाए। सरकार पे वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उतना वेतनमान ले ही रहे हैं। तीसरा, हमारी संविदा बहनें हैं जो 12-12 सालों से काम कर रही हैं, उनको नियमित किया जाए, क्योंकि अब उनकी उम्र नहीं है एग्ज़ाम देने की कि वो अब एग्ज़ाम क्लियर कर सके। ऑलरेडी वो व्यापम की परीक्षा पास हैं। हम लोगों ने असल में केवल ज्ञापन ही सौंपा है अभी तक हड़ताल पे कभी नहीं गए थे। 35 साल की नौकरी में हम लोग पहली बार हड़ताल पे हैं। मतलब वो शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और पूरी विभाग की योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। केवल पर्यवेक्षण भर नहीं, फील्ड स्तर से जो महिला लाडली लक्ष्मी के आवेदन आने हैं, मातृत्व के आवेदन आने हैं, वो कुछ भी नहीं आ रहे हैं। जब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। विधायक श्री बिसेन के निवास स्थल पर ज्ञापन सौंपने पहुंचे परियोजना संघ के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र रानाडे बताते हैं कि एक तो परियोजना अधिकारी हड़ताल पर है, उसके साथ पर्यवेक्षक संघ भी हड़ताल पर है। वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल की वजह से ताले लटके हुए हैं, जिस कारण महिला बाल विकास विभाग की समस्त योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। संयुक्त मोर्चा जो परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक संघ का जो संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, इसी संबंध में जो हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं उसके संबंध में ज्ञापन देने की आए थे। क्या क्या डिमांड थी? मुख्य रूप से ग्रेड पे परियोजना अधिकारियों का और पर्यवेक्षकों का जो ग्रेड पे बढ़ाने के लिए था, और अपने जो सुपरवाइजर्स लोगों के लिए जो कहना चाहिए प्रमोशन के लिए था। सभी जो नियमित प्रमोशन है, टाइम स्केल प्रमोशन है, और आपका जो हमारी संविदा की जो पर्यवेक्षक बहन हैं उनको नियमितीकरण की मांग है। परियोजना अधिकारियों के हड़ताल पर रहने से लाडली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और विभागीय अन्य समस्त काम प्रभावित हो रहे हैं। और इसी प्रकार सुपरवाइजरों के से भी जो पर्यवेक्षण का कार्य है निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से लेकर पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी हड़ताल पर चले गए, जिस कारण पूरी योजना ठप हो गई है। यह कहना कहीं ना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन पर्दे के पीछे की जानकारी आपको बता दे तो मध्य प्रदेश शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक योजनाओं का संचालन बखूबी रूप से इन महिला कर्मचारियों के कंधे पर है। इस दौरान कुपोषण से लेकर सुपोषण तक, गर्भवती महिला से लेकर उसके बच्चे तक की जिम्मेदारी का निर्वहन इनके द्वारा किया जाता है। यही नहीं, इस शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक लाडली लक्ष्मी भी इसी विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। तभी तो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मामा जी और इन महिलाओं के भैया हर मंच से ताल ठोक कर कहते हैं कि जब तक भैया है, जब तक मामा है, जब तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज इस भैया के रहते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से लेकर पर्यवेक्षक बहनें 40 डिग्री टेम्परेचर में आंदोलन कर रही है। उनके आंदोलन से सभी योजना प्रभावित मतलब हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश शासन की खामोशी ने निश्चित ही आंदोलनकारियों की ओर अधिक परेशानी को बढ़ा दिया है। देखना अब यह है कि आंदोलन किस ओर जाता है, कब तक यह समाप्त होता है, कब तक कर्मचारियों की बात मानी जाती है या बीच का कोई रास्ता अख्तियार किया जाता है। जिले के भीतर लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों एक शासकीय कर्मचारी के खाते में 3,77,733 रुपए की राशि जमा की गई तथा उस राशि को उसी दिन बोगस ट्रांजैक्शन के जरिए थोड़ी थोड़ी राशि कर वहां पूरी राशि निकाल ली गई। यह मामला वार्ड नंबर 14 वारासुनी निवासी प्रशांत डिब्बे के साथ घटित हुआ। प्रशांत को उनके अकाउंट में यह राशि डाले जाने की जानकारी तब लगी जब वे अपने खाते से 10,000 रुपये की राशि निकालने के लिए पहुंचे थे। बैंक खाता होल्ड होने पर उनके द्वारा बैंक खाते के ट्रांजैक्शन की जानकारी निकाली गई। तब उन्हें पता चला कि विगत 17 मार्च को उनके बैंक खाते में 4.25 लाख रुपए की रकम डाली गई और बोगस ट्रांजैक्शन कर वह राशि निकाल भी ली गई। यह वाकया होने से प्रशांत इतना घबरा गया कि वह किसी भी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए उन्होंने तत्काल ही इसकी सूचना वारासिवनी थाने में जाकर दी तथा उसके पश्चात वे बुधवार को बालाघाट कोतवाली थाने में पहुंचे, जहां उनके द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें दी। इस मामले को तत्काल ही कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के द्वारा संज्ञान में लेते हुए संबंधित बैंक से इसकी जानकारी ली गई तथा उसके पश्चात साइबर पुलिस को यह मामला सौंपकर पूरी जांच पड़ताल करने के लिए निर्देशित किया गया। रेलवे स्टेशन परिसर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शख्स को आज रेलवे स्टेशन परिसर में ही आरपीएफ के अमले ने धर दबोच लिया है।
यह मोटरसाइकिल चोर संजय पटले 29 वर्ष ग्राम सिंगोड़ी थाना कटंगी निवासी है, जिसे आरपीएफ ने कोतवाली के हवाले कर दिया है। आपको बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी संतोष प्रधान 21 मार्च को 12:30 बजे रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन कराने गए थे, जिन्होंने अपनी बाइक को स्टेशन परिसर में खड़ी कर वे रिजर्वेशन कराने वाली लाइन में खड़े हो गए थे। संतोष प्रधान रिजर्वेशन कराने के बाद बाहर आए तो उनकी मोटरसाइकिल स्टेशन परिसर में नहीं थी। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक लड़के को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा गया था, जिसकी रिपोर्ट संतोष प्रधान के द्वारा कोतवाली में की गई थी, जहां पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती बढ़ाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अंकित पटले 20 वर्ष ग्राम हरदोली थाना हट्टा और उसके साथी धनदीप उर्फ डेडी मेश्राम 20 वर्ष ग्राम भालवा थाना किरणापुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नाबालिग लड़की रामपल्ली थाना क्षेत्र के रहने वाली थी, जो बालाघाट में रहकर पढ़ाई करती थी और अंकित पटले भी बालाघाट में रहकर पढ़ाई करता था। इस दौरान अंकित पटले ने इंस्टाग्राम के माध्यम से इस नाबालिग लड़की से पहचान बढ़ाई और दोस्ती की थी, और दोस्ती की आड़ में अंकित पटले ने इस लड़की को अपने दोस्त धनदीप के माध्यम से मोटरसाइकिल में मोतीनगर अपने दोस्त के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अंकित पटले के द्वारा किए गए दुष्कर्म से यह लड़की गर्भवती हो गई थी। इस संबंध में जब लड़की को पता चला तो उसने गर्भपात की दवाइयां खा ली। हालात बिगड़ने पर लड़की को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया था, जहां अधिक तबीयत खराब होने पर इस लड़की को नागपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस अस्पताल से अंजनी थाने को सूचित किया गया। अंजनी पुलिस ने इस लड़की का बयान लेकर 0/22 में धारा 376D भारतीय दंड विधान और पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली बालाघाट भिजवाई थी। नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत ने बताया कि नागपुर से 376D और पास्को एक्ट की डायरी प्राप्त हुई थी। पीड़ित का स्वास्थ्य खराब होने से मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उसका उपचार चल रहा है। देखिए, ये अभी करीब 3-4 दिन पहले एक मुकदमा कायम हुआ था 0 पे नागपुर मेडिकल कॉलेज में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। वहाँ से यह असल अपराध पंजीबद्ध हुआ था। धारा 376D और 5/7 पास्को एक्ट और 506 के तहत उसमें पीड़िता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने से वो अभी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और उपचार चल रहा है उसका। और कल हमने एक विवेचक को भिजवा के उनका स्टेटमेंट करवाया वहीं पर, और आरोपी आइडेंटिफाई होने पे कल मुख्य आरोपी जो अंकित पटले है उनको अरेस्ट किया, और उसके साथ में जो सह आरोपी हैं दमनदीप उनको भी अरेस्ट किया। दोनों को अरेस्ट करके मेडिकल करवा के न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, क्या घटनाक्रम था, कैसे दोस्ती हुई थी? देखिए, ये जो पीड़िता से बातचीत के बाद जो जानकारी आई उसमें उनका ये कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई थी, और देन दोस्ती के बाद में पिछले 4-5 महीने से उनका मिलना जुलना चालू था ट्यूशन और इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद। और उसी दौरान उन्होंने ये जो मुख्य आरोपी अंकित पटले उन्होंने उसके साथ में शारीरिक दुष्कर्म किया, और उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई। नगर के बैयर रोड वार्ड नंबर 4 स्थित शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज बालाघाट में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपते हुए कॉलेज प्रबंधन पर अवैध तौर पर पैसों की वसूली करने, उन्हें इंटर्नशिप एग्जाम से भगाने और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की धमकी दी जाने का आरोप लगाया है। शिकायत को लेकर पहुंची छात्राओं ने बताया कि उनकी 3 वर्षों की पूरी फीस जमा होने के बावजूद भी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा एक्स्ट्रा पैसों की मांग की जा रही है। वहीं एक्स्ट्रा पैसे न देने पर छात्राओं को रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की धमकी भी दी जा रही है। इसके अलावा छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए मामले की जाँच कर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। हम कलेक्टर सर से यही आवेदन करते हैं कि हमसे जितना एक्स्ट्रा फीस लिया गया है वो हमें रिटर्न किया जाए। हमारा 3rd ईयर तक का जितना भी फीस था हमने सब दिए, उसके बावजूद भी हमारे एग्ज़ाम होने के बाद भी हमसे क्लिनिकल फ़ी भी लिया गया, जबकि हमको क्लिनिकल के लिए भेजा नहीं गया वहाँ। उसके बावजूद हमसे क्लिनिकल फ़ी अभी लिया गया है, तो अभी हमको तो भेज नहीं रहे हैं। और हमने मैम से पूछे इस संबंध में कि हम जब हमको नहीं भेजा जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है पैसे, तो मैम ने बोली कि नया कलेक्टर आया है, इस वजह से जो पेंडेमिक में जो गड्ढे थे वो सब अब तुमसे भरा जा रहा है। तो हम कलेक्टर सर से यही पूछना चाह रहे हैं कि जिसको लेकर आप कलेक्टर कार्यालय सर, समस्या है ये है कि हमें हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा है।
किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से लगाया? शक्ति विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बालाघाट। क्या कहा जा रहा है कॉलेज प्रशासन के द्वारा? सर आज हमारे इंटर्नशिप के एग्ज़ाम होने थे बट हमें कॉलेज से भगा दिया गया। क्यों भगा दिया, क्या रीज़न बताया है? क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट लिया गया है 17,000। उसके बाद मैडम का कहना है कि तुम लोग एब्सेंट फ़ी भी जमा करो। तो इससे क्या परेशानी जा रही है आपको? सर अभी हमने 17,000 रुपये जमा किए। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें ये समस्याएं जा रही है? सर सारे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, 2-3 स्टूडेंट जो मैम के रिलेशन में हैं। तो ऐसे कितने छात्र होंगे लगभग उस यूनिवर्सिटी में? सिर्फ 3 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं बस। छात्राओं का आरोप है कि पूरी फीस जमा करने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उनसे 12,000 रुपये अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। हम ये चाहते हैं कि मतलब हम किस चीज़ का देंगे, जब हमको एडमिशन के टाइम यही बताया गया था कि 50,000 है तो 25,000 घर से देना है, 25,000 गवर्नमेंट देगी, स्कॉलर मिलेगी, तो उतनी नहीं मिल रही है तो हम ये क्यों दें? 3 साल में आपका कोर्स कितने में कंप्लीट होना था? 3 साल में सर हमारा 1.5 लाख में होना था, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा रुपए लग गए, क्योंकि और मैडम ने बोली थी कि 25,000 के अलावा मतलब 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हर साल का लगेगा। तो लेकिन सर बहुत ज़्यादा लग रहा है हम लोगों को। मेंटल हॉस्पिटल सेकेंड ईयर में हमारा मेंटल हॉस्पिटल का हमसे 11,000 रुपये लिया गया पर स्टूडेंट, जिसमें से कोविड आ गया तो उसमें हमको ले गया नहीं गया, पोस्टिंग नहीं ले गए, और उसका पैसा हमारा सिर्फ 5,000 रुपये मैडम ने फीस में ऐड की है, और बाकी का पर स्टूडेंट 6,000 रुपये कॉलेज जी सर बात ये है कि हम लोग कॉलेज में मतलब 3rd ईयर तक पढ़ाई किए। 3rd ईयर तक हमने मैडम ने जितनी फ़ी बोली हमने पूरा अमाउंट जमा किए। बात आ रही है इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप में हमने 17,000 बोली है मैडम ने, जिसमें इंटर्नशिप का 12,000 है और क्लिनिकल का 5,000 है, तो हमने पूरे 17,000 पेड किए। उसके बाद हमको मैम बोल रहे कि अगर कॉलेज मतलब 2 मंथ के लिए बोले थे, लेकिन मैम ने 1 मंथ भी ढंग से कॉलेज नहीं लगाई है और बोले कि कॉलेज आना है, तो हम कॉलेज नहीं जा पाए, क्योंकि सर मैं यहाँ पे नहीं रह रही हूँ, इसलिए मैंने कॉलेज नहीं ज्वाइन की। और इस बारे में मेरी मैडम से बात हुई थी कि मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करूँगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो मैडम ने बोली थी एक्स्ट्रा अमाउंट तुमको 2 मंथ का 8,000 देना पड़ेगा। तो सर मैंने 8,000 मैडम को ये पूछा था कि कब देना है, तो मैडम ने बोली थी इंटर्नशिप ख़त्म होगी उसके बाद, लेकिन सर मैंने वो 8,000 तो नहीं दिया। लेकिन आज मैं एग्ज़ाम के लिए आई तो मैडम ने ये बोली है कि एग्ज़ाम फ़ी मतलब वो 8,000 भी लेके आना है, और जो एब्सेंट फ़ी 2,000 निकलती है मेरी मतलब 1 मंथ की, वो भी लेके आना है। तो सर मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं 8,000 एक्स्ट्रा देने को तैयार थी, लेकिन मैडम ने बोली है कि वो एब्सेंट फ़ी भी देना, तो मैं ये देने में एग्री नहीं हूँ। और अगर बोल रही है कि एब्सेंट फ़ी नहीं दोगे और ये एग्ज़ाम नहीं दोगे तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दूँगी। 3 साल से हमने पढ़ाई किए हैं सर। और इस पूरे मामले को लेकर मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज के प्राचार्य संगीता चौधरी ने छात्राओं के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को तय समय सीमा में चाही गई सेवा का लाभ नहीं देने पर जिले के 3 जनपद पंचायत के सीईओ, 1 नगर पंचायत के सीएमओ पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार करपे पर 250 रुपये का, जनपद पंचायत लालबरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी पर 1250 रुपये का, जनपद पंचायत परसवाड़ा के सीईओ श्री जयदेव शर्मा पर 14,000 रुपये का एवं नगर पंचायत कटंगी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी भरतलाल गजबे पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। किरनापुर क्षेत्र के हितग्राही थामी चौधरी के द्वारा श्रम विभाग की विवाह सहायता योजना में सहायता के लिए लोक सेवा केंद्र में 2 नवंबर 2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन जनपद पंचायत किरनापुर के सीईओ के द्वारा उसका तय समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया, जिसके कारण उन पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार लालबरा क्षेत्र के हितग्राही मायावती बाई के द्वारा 10 दिसंबर 2021 को विवाह सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उनके द्वारा 5 दिनों के विलंब से इस प्रकरण का निराकरण किया गया है। जनपद पंचायत परसवाड़ा के हितग्राही बसनभाई पटले 2 नवंबर 2021 को विवाह सहायता के 2 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयदेव शर्मा के द्वारा इन आवेदनों का 28 दिनों के विलंब से निराकरण किया गया, जिसके कारण उन पर 14,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगरीय क्षेत्र कटंगी की प्रणीता चौरागड़े, लीलाबाई कुलते एवं अनिल मात्रे के द्वारा विवाह सहायता के लिए 1 नवंबर 2021 को आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी भरतलाल गजबे के द्वारा 4 दिनों के विलंब से इन आवेदनों का निराकरण किया गया, जिसके कारण श्री गजबे पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि सीईओ श्री करपे, श्री सारथी,
श्री शर्मा एवं सीएमओ श्री गजबे के वेतन से वसूल कर समय पर सेवाएं नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदक को प्रदान की जाएगी। लालबरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौड़िया मुरझड़ से धुरेड़ी की शाम से लापता हुए युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस 22 वर्षीय गुमशुदा मनोज पिता रामेश्वर मात्रे को ढूंढने में अब तक नाकाम रही है, जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्राम कौड़िया से आए ग्रामीणों ने बुधवार को अपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिला मरार माली समाज के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने 18 माह से लापता बालक का पता लगाने और संदेही व्यक्ति से मामले को लेकर कड़ाई से पूछताछ किए जाने की मांग की है। जिले के बैयर थाना के अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क से मुक्के गेट से लगे हुए समनापुर मार्ग पर बीती रात अज्ञात हथियारबंद नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक वन सुरक्षा श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बताया कि समनापुर मार्ग स्थित एक रिसोर्ट के समीप हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर कुछ पर्चे भी फेंके, जिन्होंने मृतक को पुलिस का मुखबिर बताते हुए उसे मौत के घाट उतारने की बात कही है। वहीं फेंके गए पर्चों में नक्सलियों ने कान्हा स्थित 6 रेंज के सभी रेंजरों को धमकी भी दी है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने नक्सली पर्चों को जब्त कर सभी जरूरी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई। वहीं पुलिस के द्वारा अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि यह हत्या नक्सलियों ने की है, जहां पुलिस पर्चों का अध्ययन भी कर रही है, जिसमें उनकी लिखावट के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। नक्सलियों ने जिस वन सुरक्षा श्रमिक की हत्या की है वह ग्राम मालखेड़ी निवासी 26 वर्षीय सुखदेव परते है, जिसकी ड्यूटी वन विभाग के बैरियर में लगाई गई थी। नक्सलियों ने सुखदेव की हत्या कर घटनास्थल पर नक्सलियों के संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कान्हा बोरमदेव डिवीजन कमेटी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। आपको बताएं कि बैयर तहसील के कान्हा नेशनल पार्क से लगे हुए मालखेड़ी गांव में 6 नवंबर 2020 को हुई पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ में पुलिस ने मालखेड़ी गांव के 8 लाख रुपए के इनामी महिला नक्सली 25 वर्षीय शारदा और फुज्जे को मार गिराया था। इसके मुखबिरी के शक में इसके पूर्व नक्सलियों ने गांव के 2 ग्रामीणों की हत्या की थी, जहां नक्सलियों ने मालखेड़ी गांव के 45 वर्षीय संतोष और 50 वर्षीय जगदीश यादव को रात्रि के समय उनके घर से ले जाकर पहले तो एक पेड़ से बांधकर उनके साथ मारपीट की और बाद में गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं नक्सलियों ने घटनास्थल पर कुछ पर्चे भी फेंक कर संतोष और जगदीश को पुलिस का मुखबिर बताते हुए उन्हें मौत के घाट उतारने का पर्चों में जिक्र भी किया था। आज सुबह लगभग 7 बजे अपने को सूचना मिली है, जिसमें मुक्की गेट के पास एक युवक की बॉडी बरामद हुई। तो आसपास पे कुछ पर्चे भी फेंके हुए थे, जिसमें यह बताया गया कि ये मालखेड़ी का जो इनकाउंटर हुआ था 6 नवंबर 2020 में, तो मुखबिरी के शक में जो पर्चे मिले उसमें ऐसा तथाकथित बताया जा रहा है कि ये नक्सलियों के पर्चे हैं और मुखबिरी के शक में इसको मारा गया है। बॉडी को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है और पीएम के लिए हम लोग अस्पताल ले गए हैं। इसमें पर्चों को भी हमने सीज कर लिया है और इसके वेरिफिकेशन चल रहा है अभी कि पर्चे कितने जेन्युइन हैं, किस ग्रुप का काम है, वाकई में नक्सली की वारदात है या फिर कोई अन्य एंगल है। तो सभी जो भी एंगल से उस पर हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और डिटेल्स जैसे ही मर्ज होंगे हम लोग आपको। तो शनाख्त हुई सर? शिनाख्त इसकी सुखदेव परते के रूप में हुई है। ये मालखेड़ी का रहने वाला है और वन विभाग में प्राइवेट वॉचर का काम करता था। अभी तक जो जानकारी हुई है सर, मालखेड़ी में पहले घटनाएं हुई थी जिसमें एक नक्सली मारा गया, उसके बाद 2 मुखबिरों की हत्या हुई। तो क्या ये जो अभी जो घटना हुई है उसी से कनेक्शन जुड़ा हुआ लगा? अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, पहले हम लोग उसको वेरीफाई करा रहे हैं कि ये वाकई में नक्सली घटना है या नहीं सर, और अगर ऐसा है तो हम लोग इस चीज को लेकर पूरी सतर्कता बरतते हैं। अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है सर। नक्सली पर्चों में कान्हा पोरम दलम ने इसकी जिम्मेदारी ली है क्यों मारा है? हाँ, तो नक्सली पर्चे हमने सीज किए हैं, उसको वेरीफाई करवा रहे हैं।